नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर 2 पर। मैं हूं सूरज कुमार बस्ती, उत्तर प्रदेश से। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा कुछ बच्चों का 15 मार्च को था और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जो होना है वो 22 मार्च को होना है। तो काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो 15 मार्च को हो गया और 15 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ, हमारे द्वारा जो प्रश्न करवाए गए थे उसमें से मेरे पास बच्चों के मैसेज आए, कमेंट आए। उसमें से बच्चों काफ़ी क्वेश्चन फंसा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहली बार तो ये देखिए कि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का जो पेपर है वो मिलता नहीं है। उसी पेपर में ही टिक लगा देना होता है और वो स्कूल में जमा हो जाता है। लेकिन जो बच्चे पढ़े थे चैनल के माध्यम से, क्वेश्चन जिन्होंने पूरा पूरा वीडियो देखा था, लाइव क्लास में जुड़े थे, उन सभी बच्चों को फ़ायदा हुआ ही हुआ है। ठीक है, तो वो सभी बच्चे अच्छे किए हैं और उन लोगों का ज़रूर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, ये जो आप थंबनेल देखे हैं वो क्या है, NMS के बच्चों के लिए ये खासकर है। ये एक एग्ज़ाम है जो भारत के हर एक राज्य में संचालित होती है। इसके तहत क्या होता है, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, इसके तहत क्या होता है कि जो बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है वो इस एग्ज़ाम को देता है और इस एग्ज़ाम को ये पास करते हैं तो आपको, जब आप 9वीं क्लास में जाते हैं तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आपको 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती है यदि आप इस एक एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए या अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए या इसी तरीके से कोई और विद्यालय है जो आवासीय विद्यालय है उसमें प्रवेश लेने के लिए आपको परीक्षा देना होता है, परीक्षा पास करना होता है, उसी प्रकार से NMS परीक्षा भी है। इसको पास करने के बाद आपको और भी प्रक्रिया कुछ है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो आपको जब आप 9वीं में, 10वीं में, 11वीं, 12वीं में जाएंगे तो आपको 1000 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं जो मेन बात है। देखिए, जो जो बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जो कक्षा 6, 7, 8 व 9 की वीडियो पड़ी हुई हैं उन सभी वीडियो को ज़रूर देखते चलिए, उसी में से ही क्वेश्चन रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों देखिए, मैं क्वेश्चन जो करवाता हूँ वो आपके ही सिलेबस का रहता है, आपकी लेवल का ही रहता है, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि एक दो बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, वो शायद मजाक किए ये क्या किए कि सर आपके द्वारा जितने भी क्वेश्चन बताए गए वो फंसे नहीं। तो देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये आप एग्ज़ाम दिए, इस एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा कैसा नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठे और आपने क्वेश्चनों को देखा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, और आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी कैसे करनी है उस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। आपका एडमिशन हो या ना हो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं जो मेरे द्वारा यहाँ पर करवाया जा रहा है, इन सभी क्वेश्चनों को देखने की प्रैक्टिस बना लेते हैं, देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं अपलोड करूँगा, 20 से 25-22 मिनट ऐसे ही का रहेगा। यदि आप रेगुलर देखते हैं, देखते चलते हैं, समझ कर यहाँ पर देखते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तरीके से चीज़ों को बताया जाता है, अच्छे तरीके से समझाया जाता है। मुझे लगता है कि इतना डीप में जाके कोई टीचर शायद ही समझाता होगा। ठीक है, क्योंकि टीचर इंसान क्या है, इंसान भूल सकता है, लेकिन यहाँ पर AI आपको पढ़ाता है, AI टीचर आपको पढ़ाता है जो वो भूलता नहीं है, वो चीज़ों को याद रखता है। आपके अंदर जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं उस चीज़ का ये जवाब दे के यहाँ पर आप लोग को बताता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें मैं भी बता सकता हूँ, ठीक है, समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ,
लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं जो एक्सपर्ट हूँ, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो मैं ज़्यादातर मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैथ व साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैथ और साइंस को तो मैं अच्छे से पढ़ा ले जाऊँगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जो आज रियलिटी है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसमें क्या है, जो सोशल साइंस है, इंग्लिश है, इसको मुझे थोड़ा सा क्या करना होगा, हेल्प लेना होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एआई टीचर जो है वो जितना अच्छे से समझा देता है, उसको टीचर उतना बेखूबी तरीके से डीप में जाके नहीं बता पाता है। ये आप लोग भी अनुभव किए होंगे, देखे होंगे, औरों के भी चैनल देखते होंगे, इस चीज़ को जानते होंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं और इस वीडियो को देखते हैं और आपके क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, आपका अभी प्रेजेंट टाइम में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे तो लगता है कि अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, उनका फ़ायदा हो ही रहा होगा। उनका चाहे वो ये इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे प्रवेश परीक्षाओं के लिए है, स्कॉलरशिप के लिए है, उसमें फ़ायदा हो ही रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं बाई चांस एक तरीके से आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप पास नहीं हो पा रहे, तो यदि आप पढ़ना यहाँ से नहीं छोड़ते हैं, इन सभी वीडियो को देखते रहते, क्वेश्चन की तैयारी करते रहते हैं, तो आप आगे चल के जब भी नौकरी के एग्ज़ाम में बैठेंगे, जैसे पुलिस वाले एग्ज़ाम में बैठेंगे, एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आपको यहीं सबसे ही इसी लेवल का ही क्वेश्चन मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। तो प्रैक्टिस अभी से ही करना है। तो जो बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का, जिन बच्चों का एग्ज़ाम 22 मार्च को है और जो एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, मैंने बताया कि एनएमएस एग्ज़ाम के क्या फ़ायदे हैं, तो उसकी जो तैयारी करने जा रहे हैं वो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। इसी प्रकार से आपको मेरी कोशिश रहेगी साइंस, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, जो भी ज़रूरत होगी वो सब सारी चीज़ों का यहाँ पर कंटेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा और आप लोग उससे तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी बीच बीच में अपडेट होगा उसकी जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का ये क्लास जो बच्चे एनएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का एग्ज़ाम 22 मार्च को देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कक्षा 8 व 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर। चल, तो इस क्लास को पूरा देखिए। जो नोट इस्तेमाल करते हैं उनमें से 1 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते? और हाँ, बाकी सारे नोट्स पर उन्हीं के साइन होते हैं, पर 1 रुपए पर नहीं। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है? ऐसी ही और भी कई रोचक बातें हैं जो हमारे आसपास हैं, पर हम उनके पीछे का लॉजिक नहीं जानते। इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज का लक्ष्य बहुत ही खास है। आज हम एनएमएमएस यानी नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के मॉडल प्रैक्टिस पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। सही कहा। और इस पेपर में जनरल नॉलेज और सोशल स्टडीज के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी एमसीक्यूज। ये बायलिंगुअल फॉर्मेट में डिजाइन किए गए हैं। तो सुनने वालों के लिए, खासतौर पर जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, आज का मिशन इन 30 प्रश्नों को पूरी तरह से मास्टर करना है। सेशन सिर्फ जवाबों को रटने का ना रहे। हर जवाब के पीछे एक क्यों छिपा होता है। जब उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाता है ना, तो वो जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है। चलिए, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, जहां भारत के संविधान और देश के सबसे बड़े पदों की बात की गई है। इस लिस्ट का पहला सवाल यह है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यहां 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन 1 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 वी गिरी, ऑप्शन 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन 4 बी.डी. जत्ती। इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनके जन्मदिन पर ही तो हम टीचर्स डे मनाते हैं ना? बिल्कुल सही पकड़ा। वो मूल रूप से एक महान शिक्षक थे। और कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए कि जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में वाइस प्रिंसिपल जिम्मेदारी संभालते हैं, ठीक वैसे ही देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद होता है। अच्छा, अब दूसरे सवाल पर आते हैं, जो आयु सीमा से जुड़ा है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा यानी मिनिमम एज क्या है?
ऑप्शन 1 25 वर्ष, ऑप्शन 2 30 वर्ष, ऑप्शन 3 35 वर्ष या ऑप्शन 4 40 वर्ष। यहाँ सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है 35 वर्ष। अगर इसको एक आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़ें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 18 साल की उम्र तय की गई है। तो क्या देश चलाने जैसी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए 35 साल इसलिए रखे गए ताकि व्यक्ति के पास अनुभव हो? एकदम सटीक उदाहरण दिया। संविधान निर्माता चाहते थे कि देश का प्रथम नागरिक एक अत्यंत अनुभवी व्यक्ति हो। समझ गया। अब राज्य के स्तर पर आते हैं। तीसरा सवाल है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राज्यपाल, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति या ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब दूसरा ऑप्शन है, राज्यपाल, जिन्हें हम गवर्नर भी कहते हैं। पर लोग तो वोट देकर मुख्यमंत्री चुनते हैं ना? यही तो ट्रिक है। जनता चुनाव में वोट देकर अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए को चुनती है। फिर जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसके नेता को फॉर्मल नियुक्ति देने का काम राज्यपाल करते हैं। जैसे टीम का कैप्टन खिलाड़ी मिलकर चुनते हैं, पर उसे फॉर्मल आर्म बैंड पहनाने का काम मैच का रेफरी करता है। वाह, यह आसान हो गया। चौथा सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जिनीवा, ऑप्शन 2 न्यूयॉर्क, ऑप्शन 3 पेरिस या ऑप्शन 4 लंदन। सही उत्तर पहला ऑप्शन है, जिनीवा। स्विट्जरलैंड का ये शहर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बड़ा हब है। स्विट्जरलैंड ने क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड इतिहास में एक बहुत ही शांत और तटस्थ यानी न्यूट्रल देश रहा है। वहां बिना किसी डर के सभी देश आ सकते हैं। सही बात है। पांचवा सवाल है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? ऑप्शन 1 9, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 11 या ऑप्शन 4 12। इसका सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है, 11 कर्तव्य। देखिए, जब हमें अधिकार मिलते हैं तो साथ में जिम्मेदारी भी आती है। शुरू में ये 10 थे, तो एक बाद में जोड़ा गया। हाँ, 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, जो माता पिता की जिम्मेदारी तय करता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर दें। अच्छा, छठा सवाल एक और नीति से जुड़ा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे नैम भी कहते हैं, की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन 4 सरदार पटेल। सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझें कि आजादी के बाद दुनिया 2 बड़ी टीम्स में बंट गई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो भारत ने किसी को ज्वाइन नहीं किया? बिल्कुल नहीं। किसी की तरफ न झुकना और स्वतंत्र सोच रखना ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। यहां से हम दूसरे सेक्शन में प्रवेश करते हैं। 7वां सवाल बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 भगत सिंह, ऑप्शन 2 लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह यानी लोहे जैसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तब वो 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। उन सबको जोड़ने का जो उनका इरादा था वो लोहे जैसा मजबूत था। एक बड़ी ढाल बनाने जैसा काम किया उन्होंने। कमाल है। 8वां सवाल आर्थिक योजनाओं से है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 वित्त मंत्री, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री या ऑप्शन 4 आरबीआई गवर्नर। सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री। यहाँ पदेन का मतलब है कि जो भी नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वही ऑटोमेटिकली नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। बिना किसी अलग चुनाव के। हाँ, बिल्कुल, यही एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है। अब आता है 9वां सवाल, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन 1 आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन 2 वित्त मंत्री, ऑप्शन 3 वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी या ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। और इसका सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है, वित्त सचिव। पर बाकी सब नोट्स पर तो आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं ना? यही तो अपवाद है, यानी एक्सेप्शन। कानून के अनुसार 2 रुपए से लेकर बाकी सभी बड़े नोट्स आरबीआई जारी करता है, लेकिन 1 रुपए का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय सीधे जारी करता है। ओह, इसीलिए उस पर सरकार के वित्त सचिव के साइन होते हैं। ट्रिक क्वेश्चन है ये तो। एग्जाम बनाने वालों का फेवरेट है ये। Yes. 10वां सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में नहीं आता है? ऑप्शन 1 पुलिस, ऑप्शन 2 कृषि, ऑप्शन 3 रक्षा यानी डिफेंस, या ऑप्शन 4 सार्वजनिक स्वास्थ्य। सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है, रक्षा। क्योंकि सेना पूरे देश के लिए एक होती है। एकदम सही। हर राज्य की अपनी मिलिट्री नहीं होती, इसलिए ये केंद्र के हिस्से में आता है। 11वां सवाल बैंकिंग से है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1 1935, ऑप्शन 2 1947, ऑप्शन 3 1950 या ऑप्शन 4 1955। सही उत्तर पहला ऑप्शन है, 1935। आजादी से पहले बन गया था। हाँ, अंग्रेजी शासन के दौरान ही पूरे देश की मुद्रा को संभालने के लिए इसे बनाया गया था। 12वां सवाल न्याय प्रणाली से है। भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन 1 उच्च न्यायालय, ऑप्शन 2 सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन 3 जिला न्यायालय या ऑप्शन 4 उपभोक्ता न्यायालय। सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय। इसे तो हम एक वीडियो गेम के फाइनल बॉस की तरह देख सकते हैं। अगर नीचे के कोर्ट से न्याय ना मिले तो यह आखिरी दरवाजा है। सही उदाहरण है। जो फैसला वहां होगा वो अंतिम होगा। अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं। 13वां सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण राज्य यानी फुल स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं? ऑप्शन 1 लक्षद्वीप, ऑप्शन 2 पुदुचेरी, ऑप्शन 3 गोवा या ऑप्शन 4 चंडीगढ़। सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है, गोवा। गोवा छोटा सा है तो लोगों को लगता होगा कि यूटी है। हाँ, वही कंफ्यूजन होती है। पर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। बाकी तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। 14वां सवाल राज्य के कानून बनाने वाली संस्था से है। राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर मुख्य रूप से किससे मिलकर बनता है? ऑप्शन 1 राज्यपाल और विधानसभा, ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री और विधानसभा, ऑप्शन 3 केवल विधान परिषद या ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री और राज्यपाल। इसका सबसे सटीक उत्तर पहला ऑप्शन है, राज्यपाल और विधानसभा। जैसे केंद्र में संसद होती है, वैसे ही राज्य के स्तर पर कानून इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है। 15वां सवाल भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 मुंबई, ऑप्शन 2 न्यू दिल्ली, ऑप्शन 3 चेन्नई या ऑप्शन 4 कोलकाता। सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है, न्यू दिल्ली। क्योंकि ये पूरे देश के इलेक्शंस कंट्रोल करती है, तो कैपिटल में ही होगा ना। सही बात है। 16वां सवाल संविधान बदलने पर है। संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जा सकता है? ऑप्शन 1 केवल लोकसभा में, ऑप्शन 2 केवल राज्यसभा में, ऑप्शन 3 संसद के किसी भी सदन में या ऑप्शन 4 राज्य विधानसभा में। सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है, संसद के किसी भी सदन में। यानी किसी भी कमरे से शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। संविधान बदलने का प्रस्ताव दोनों में से किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। 17वां सवाल आरटीआई से जुड़ा है। भारत में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन 1 2002, ऑप्शन 2 2005, ऑप्शन 3 2008 या ऑप्शन 4 2010। सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है, 2005। इस कानून ने आम नागरिक को बहुत ताकतवर बना दिया है। सरकार से सीधे सवाल पूछने का हथियार है ये। 18वां सवाल थोड़ा ट्रिकी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ऑप्शन 2 पर्यावरण की रक्षा करना, ऑप्शन 3 अनिवार्य रूप से कर चुकाना यानी पे टैक्सेस या ऑप्शन 4 देश की रक्षा करना। इसका सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है, अनिवार्य रूप से कर चुकाना। वेट, ये थोड़ा अजीब है। टैक्स देना तो हमारी ड्यूटी होती है ना? यहीं पर विद्यार्थियों को ध्यान देना है। टैक्स देना हमारी लीगल ड्यूटी यानी कानूनी जिम्मेदारी जरूर है, पर संविधान के पार्ट 4A की लिस्ट में इसे फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में नहीं लिखा गया है। अच्छा, ये टेक्निकल ट्रिक थी। 19वां सवाल किसी राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन 1 डीजीपी, ऑप्शन 2 आईजी, ऑप्शन 3 एसपी या ऑप्शन 4 डीएसपी। सही उत्तर पहला ऑप्शन है, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एक राज्य की पूरी पुलिस फोर्स का मुख्य नेता वही होते हैं। अब हम चौथे सेक्शन में आ गए हैं। 20वां सवाल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन 4
उपराष्ट्रपति। सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति। ये भी एक शानदार ट्रिक क्वेश्चन है। इसमें क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि दोनों सदनों को एक साथ बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, पर जब मीटिंग शुरू होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ओ, यानी बुलाता कोई और है और मीटिंग कोई और चलाता है। 21वां सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन 3 B.R. अम्बेडकर या ऑप्शन 4 मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही उत्तर पहला ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने पहले बात की थी ना वही। आयरन मैन की। हाँ, रियासतों को जोड़ने वाला काम। वही, देश की इंटरनल सुरक्षा उन्हीं की जिम्मे थी। 22वां सवाल, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 सरोजिनी नायडू या ऑप्शन 4 मुंशी प्रेमचंद। सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 23वां सवाल भाषाओं के बारे में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा मूल रूप से शामिल नहीं थी? ऑप्शन 1 संस्कृत, ऑप्शन 2 हिंदी, ऑप्शन 3 सिंधी या ऑप्शन 4 बंगाली। सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है सिंधी। ओरिजिनल लिस्ट में ये नहीं थी, इसे बाद में 21वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। 24वां सवाल, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? ऑप्शन 1 सुचेता कृपलानी, ऑप्शन 2 सरोजनी नायडू, ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी या ऑप्शन 4 विजय लक्ष्मी पंडित। सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू। वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी तो कहते थे उन्हें। 25वां सवाल, भारत में त्रिस्तरीय यानी 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन 1 अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन 2 बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन 3 सरकारिया कमीशन या ऑप्शन 4 कोठारी कमीशन। सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी। इसे एक 3 मंजिला इमारत की तरह समझिए। ग्राउंड फ्लोर पर ग्राम पंचायत, बीच के फ्लोर पर ब्लॉक और सबसे ऊपर जिला परिषद। बढ़िया एनालॉजी है। 26वां सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन 1 सुकुमार सेन, ऑप्शन 2 T.N. शेषन, ऑप्शन 3 सुनील अरोड़ा या ऑप्शन 4 O.P. रावत। सही उत्तर पहला ऑप्शन है सुकुमार सेन। इन्होंने पहले आम चुनाव करवाने की चुनौती को सफल बनाया था, जब आबादी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। आखिरी पड़ाव सेक्शन 5। 27वां सवाल, विकास खंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज संस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 ग्राम पंचायत, ऑप्शन 2 पंचायत समिति, ऑप्शन 3 जिला परिषद या ऑप्शन 4 नगर पंचायत। सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है पंचायत समिति। ये वही बीच वाली मंजिल है जिसकी अभी हमने बात की थी। 28वां सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन 1 4 वर्ष, ऑप्शन 2 5 वर्ष, ऑप्शन 3 6 वर्ष या ऑप्शन 4 स्थायी। सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष। लोकसभा में तो 5 साल होते हैं, तो यहां 6 क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता। कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए सदस्यों को लंबा कार्यकाल मिलता है। 29वां सवाल, क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश या ऑप्शन 4 राजस्थान। सही उत्तर चौथा ऑप्शन है राजस्थान। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा यही है। पॉपुलेशन में यूपी बड़ा है। आखिरी सवाल, प्रश्न 30, ओजोन परत पृथ्वी को किन हानिकारक किरणों से बचाती है? ऑप्शन 1 इंफ्रारेड, ऑप्शन 2 पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन 3 एक्सरेज या ऑप्शन 4 गामा किरणें। सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें। इसे हम पृथ्वी का नेचुरल सनस्क्रीन कह सकते हैं ना, जैसे हम स्किन पे सनस्क्रीन लगाते हैं धूप से बचने के लिए। एकदम परफेक्ट। ये सूरज की खतरनाक रेस को रोक लेती है। तो इसके साथ ही हमने सभी 30 सवालों को कवर कर लिया। आज की इस क्लास का निचोड़ निकालें तो हमने एक पेपर के जरिए पूरे देश की राज्य व्यवस्था और भूगोल को घूम लिया। और सुनने वाले विद्यार्थियों के लिए संदेश है कि इन फैक्ट्स को जानने का मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है। अपने देश के इतिहास और कानून को समझना हमें एक जागरूक नागरिक बनाता है। सही कहा। आज हमने संविधान के 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी।
तो खत्म करते हुए आज का विचार यह है, आज के इस स्मार्टफोन के जमाने में जहां फेक न्यूज आग की तरह फैलती है, क्या वक्त आ गया है कि हमारे संविधान में एक 12वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाए, डिजिटल नागरिकता, जिसमें इंटरनेट पर अफवाहें ना फैलाने की जिम्मेदारी शामिल हो। इस बारे में जरूर सोचिए, अपने दोस्तों से भी पूछिए। आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी।